दोस्तों सोचिए, अगर आप समुंदर के बीच अचानक होश में आएं और आपको अपना नाम तक याद ना हो, ना अतीत ना भविष्य, बस इतना समझ आए कि कोई आपके पीछे पड़ा है और हर हाल में आपको मारना चाहता है। ये है जेसन बॉन्ड की कहानी, एक ऐसे आदमी की जो अपनी असली पहचान ढूंढने निकलता है और भिड़ता है दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी से। तो दोस्तों सब काम छोड़कर अब आराम से सोफे पर बैठ जाइए, पॉपकॉर्न और पेप्सी उठा लीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मजा हमेशा डबल हो। चलिए शुरू करते हैं जेसन बॉन्ड की धमाकेदार स्टोरी। कहानी की शुरुआत समुद्र में मछुआरों की एक नाव से होती है, जहां वे अपने रोजमर्रा के सफर पर होते हैं। तभी उन्हें समुद्र में एक लाश दिखाई देती है। नाव पर मौजूद सभी लोग मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी मर चुका है, लेकिन अचानक उसका हाथ हिलता है। मछुआरे समझ जाते हैं कि ये आदमी जिंदा है और वे जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उसे नाव के अंदर ले जाते हैं। एक मछुआरा उस आदमी की जैकेट को खींचता है तो उसे मालूम होता है कि इस आदमी को गोलियां लगी हैं। वो जल्दी से गोलियां निकालता है। मछुआरे को उस आदमी के शरीर पर एक अजीब निशान दिखाई देता है। जब वो उस पर कट लगाता है तो उसमें से एक बॉक्स निकलता है। मछुआरा समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। इस बॉक्स में से एक रोशनी निकलती है, जिसे दीवार पर मारने से कुछ अक्षर और एक बैंक का नंबर दिखाई देता है। मछुआरा उसे लेकर उस आदमी के पास जा ही रहा होता है कि इतने में वो उस मछुआरे पर हमला कर देता है और पूछता है, कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? जिस पर मछुआरा कहता है कि तुम मछुआरों की नाव में हो और हमने तुम्हें समुद्र से निकाला है, तुम्हें गोलियां मारी गई थी। फिर मछुआरा उसे वो बॉक्स देकर कहता है कि इसमें बैंक का नंबर है, लेकिन ये तुम्हारे कमर के ऊपर वाले हिस्से में क्यों था? इतने में वो शख्स दर्द से कराहने लगता है, जिस पर मछुआरा उसे कहता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वो अजनबी व्यक्ति कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सीन बदलता है और CIA मुख्यालय में एक एजेंट अपने चीफ को बताता है कि हमारा मिशन असफल रहा। दूसरी तरफ नाव पर उस अजनबी व्यक्ति को होश आ चुका है, लेकिन वो लगातार ये याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कौन है। वो मछुआरे से कहता है, मैं पिछले 2 हफ्तों से इन नक्शों को देख रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। कल हम किनारे पर पहुंच जाएंगे और मैं अपना नाम तक नहीं जानता। मछुआरा उस अजनबी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हें स्विट्जरलैंड तक जाने में काम आएंगे। अजनबी व्यक्ति मछुआरे का शुक्रिया अदा करते हुए अपना आगे का सफर शुरू करता है और ट्रेन से सफर करते हुए वो एक शहर में पहुंचता है और रात गुजारने के लिए पार्क में सो जाता है। 2 पुलिस वाले आकर उसे अपने कागजात दिखाने को कहते हैं, जिस पर वो अजनबी पुलिस वालों से कहता है, मेरे सारे कागजात खो गए हैं, मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ। पुलिस वाले उसे हाथ ऊपर करने को कहते हैं, जिस पर वो अजनबी अचानक पुलिस वालों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन बदलता है और एक आदमी का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो CIA पर आरोप लगाता है कि CIA ने मेरे परिवार और बच्चों को धमकी दी है और मेरे पास इसके सबूत हैं, जो मैं जल्द ही मीडिया के सामने पेश करूंगा। CIA अफसर अपने सीनियर्स को बताता है कि ये अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति है। जब ये सरकार में था तब भी हमारे लिए मुसीबत था और अब कुर्सी छिन जाने के बाद ये हमारे लिए खतरा बन चुका है। ये अफ्रीका में CIA की तारीख पर एक किताब लिख रहा है और उसमें कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ये हमें ब्लैकमेल करना चाहता है ताकि एजेंसी उसकी मदद करके उसे वापस सरकार में ले आए। फिर वो व्यक्ति वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछता है कि CIA के डायरेक्टर जानना चाहते हैं कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, जबकि मैंने उन्हें पहले ही यकीन दिला दिया है कि हम में से कोई ऐसा नहीं कर सकता। मीटिंग के बाद CIA के 2 बड़े अधिकारी आपस में बातचीत करते हैं और उनमें से एक कहता है, मुझे लगता है कोई अफ्रीकी राष्ट्रपति को रास्ते से हटाना चाहता है और कोशिश भी कर चुका है, लेकिन असफल रहा। फिर वो सवाल करता है, क्या ये ट्रेडस्टोन का ही हिस्सा है? जिस पर उसे जवाब मिलता है कि हाँ, हमारा अपने आदमी से संपर्क टूट गया था, लेकिन हम उसे संपर्क बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर सीन बदलता है और वो अजनबी एक बैंक में जाकर लॉकर में रखे अपने सामान को चेक करने को कहता है। काउंटर पर बैठी लड़की उसे अपना अकाउंट नंबर लिखने को कहती है। इसके बाद वो लड़का लिफ्ट से ऊपर पहुंचता है और वहाँ एक आदमी लड़के को अपना हाथ स्कैन करने को कहता है। फिंगरप्रिंट मैच होने के बाद लड़का अपने लॉकर तक पहुंच जाता है और लॉकर में उसे एक पासपोर्ट मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम जेसन बॉन्ड है और वो पेरिस में रहता है। लेकिन जैसे ही वो लॉकर का ऊपर का हिस्सा उठाता है तो नीचे रखे पैसे, हथियार और अलग अलग पासपोर्ट देखकर हैरान रह जाता है। हर पासपोर्ट पर उसी की तस्वीर अलग अलग नामों और देशों के साथ ही। वो कुछ भी समझ नहीं पाता और जल्दी से सारे पैसे और बाकी चीजें एक बैग में डालता है और काउंटर से पता करता है कि वो आखिरी बार यहाँ कब आया था, जिस पर उसे जवाब मिलता है कि 3 हफ्ते पहले। फिर जेसन जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जबकि बैंक में मौजूद एक आदमी जेसन पर नजर रखता है और फोन पर किसी को जेसन की खबर देता है। जैसे ही जेसन बैंक से बाहर निकलता है तो वो महसूस करता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो तेजी से वहाँ से किसी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करता है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। उसे पास ही अमेरिकी एम्बेसी दिखाई देती है। वो अपना USA वाला पासपोर्ट दिखाकर अंदर चला जाता है, जबकि एम्बेसी की सिक्योरिटी स्थानीय पुलिस को बाहर ही रोक लेती है। अंदर एक लड़की वीजा के लिए काउंटर पर बहस कर रही होती है। जेसन को एम्बेसी के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरे से मॉनिटर किया जाता है। जैसे ही जेसन को अंदाजा होता है वो वहाँ से तुरंत निकलने की कोशिश करता है। इतने में एक सिक्योरिटी कर्मचारी उसे रुकने और अपने हाथ ऊपर करने को कहता है। एम्बेसी में सब लोग डर जाते हैं। जेसन अचानक पुलिस वालों पर हमला करता है और वहाँ से भाग जाता है। एम्बेसी के मुख्य गेट से जाना संभव नहीं होता, इसलिए जेसन नक्शे की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ अपनी ट्रेनिंग स्किल्स की वजह से वो पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है।
है। दूसरी तरफ CIA के सब ऑफिस में एक एजेंट अपने बॉस को बताता है कि जेसन को ज्यूरिक में दिखा गया है। वो बैंक गया था जहाँ से हमारे एक आदमी ने खबर दी है। दूसरी तरफ जेसन को एक लड़की गाड़ी के पास दिखाई देती है। जेसन उससे कहता है कि मैंने अंदर तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो अगर तुम मुझे पेरिस तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। जिस पर लड़की पहले से मजाक समझती है, फिर जेसन की बात मान जाती है और दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब सीन बदलता है और CIA के सब ऑफिस में उनका बॉस अपने पूरे संसाधन इस्तेमाल करता है जेसन को ट्रेस करने में और कहता है कि अपने सभी शूटर्स को ऑर्डर दे दो जेसन को खत्म करने के लिए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ CIA के एजेंट होते हैं, सब ऑर्डर मिलते ही अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जेसन और लड़की अपने सफर पर हैं। लड़की जेसन से कहती है, पेरिस जाने के लिए $10,000 कौन देता है? जेसन कहता है, अगर तुम्हें सच जानना है तो सुनो, पिछले हफ्ते क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। लड़की जेसन से पूछती है, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? तो जेसन कहता है, हाँ ऐसा ही है। फिर दूसरी तरफ एजेंसी के लोगों को CCTV फुटेज में जेसन के साथ वही लड़की दिखाई देती है। जांच करने पर एजेंसी को पता चलता है कि इस लड़की का नाम मरी हेलिना क्रुत्स है और उम्र 26 साल है। इसका बाप मर चुका है और माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये लड़की हर दिन जगह बदलती रहती है, ना कोई टैक्स रिकॉर्ड और ना ही क्रेडिट, जिस पर एजेंसी को उस पर शक होने लगता है। वो पेरिस में CIA को इन दोनों की तस्वीरें भेज देते हैं और CIA उन तस्वीरों को प्रिंट करके हर जगह लगा देता है। दूसरी तरफ जेसन उस लड़की के साथ अपने घर के पते पर पहुंचता है जहां हाउसकीपर उसे पहचान लेती है। जेसन अपने कमरे में जाता है ताकि उसे कुछ याद आ सके। वहां उसे फोन नजर आता है। वो तुरंत रीडायल करता है तो उसे बताया जाता है कि ये होटल रजीना है जो कि पेरिस में है। जेसन कहता है, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है जेसन बॉर्न। लड़की बताती है, यहाँ इस नाम से कोई एंट्री नहीं है। फिर जेसन पूछता है, क्या आप जॉन माइकल केन के बारे में बता सकती हैं? वो जेसन को बताती है कि 2 हफ्ते पहले मिस्टर केन की हाईवे पर एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके भाई उनका सामान ले गए थे। जेसन पूछता है, क्या उन्होंने अपना कोई नंबर या पता बताया था? इतने में जेसन को कुछ आहट सुनाई देती है। उसे खतरा महसूस होता है। खिड़की का शीशा टूटता है और एक हत्यारा जेसन पर हमला कर देता है। आखिरकार जेसन अपनी फाइटिंग स्किल्स के जरिए उसे गिरा देता है। वो लड़की से उसका बैग देखने को कहता है। लड़की बैग देखती है जिसमें जेसन और उसकी ज्यूरिक की तस्वीरें होती हैं। लड़की घबरा जाती है और उस हत्यारे से पूछती है कि ये तुम्हें कहां से मिली? इतने में हत्यारा खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। जेसन लड़की को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ CIA की एजेंट अपने बॉस को बताती है कि जेसन अपने घर गया था, उसने हत्यारे को मार दिया, जिस पर बॉस गुस्से में आ जाता है और जेसन पर नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ जेसन लड़की से कहता है कि तुम मेरा पासपोर्ट लो और पुलिस के पास चली जाओ और सब कुछ सच सच बता दो और खुद को बचा लो। लेकिन लड़की कहती है कि वो जेसन का साथ देगी। अब सीन बदलता है और अफ्रीकी पूर्व राष्ट्रपति बम्बोसी जॉन माइकल केन की लाश देखने मुर्दाघर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये लाश केन की नहीं है। बम्बोसी के मुर्दाघर से निकलते ही CIA की एजेंट अपने बॉस को बम्बोसी के मुर्दाघर आने की खबर देती है और बताती है कि उसे सच पता चल गया है, जिस पर बॉस बम्बोसी का काम तमाम करने के लिए हत्यारे को मैसेज करता है और हत्यारा बम्बोसी को उसी के घर में गोली मारकर कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ जेसन लड़की से होटल जाकर केन का पता लाने को कहता है और लड़की बड़ी होशियारी से ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ CIA का सीनियर ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुमने सुना बम्बोसी को उसी के घर में कत्ल कर दिया गया? जिस पर वो कहता है, हाँ ये हमारे एजेंट जेसन बॉर्न का ही काम है। सीनियर ऑफिसर पूछता है कि अब जेसन कहाँ है? दूसरा ऑफिसर बताता है कि जब हमारे एजेंट अपना काम कर लेते हैं तो वापस आ जाते हैं। जेसन भी जल्द आ जाएगा और उसके बाद हम जेसन बॉर्न का काम तमाम कर देंगे। सीन बदलता है और जेसन होटल से मिलने वाले फोन नंबर की लिस्ट से एक कंपनी तक पहुंचता है, जहां कंपनी का मैनेजर उसे केन के नाम से पहचानता है और उससे पूछता है, क्या अब आप वो जहाज खरीदने की इच्छा रखते हैं? जेसन वहां से वापस आकर लड़की को बताता है कि मैं ही केन हूँ, जिस पर लड़की कहती है कि मैंने अभी अभी सुना केन की मौत हो गई है और उसकी लाश मुर्दाघर में पड़ी है, तो अगर तुम केन हो तो वो कौन है? दोनों मुर्दाघर पहुंचते हैं और केन की लाश देखने को कहते हैं, लेकिन स्टाफ कहता है कि हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। जेसन उसे पैसे देता है, जिसके बाद वो उन्हें केन की लाश दिखाने ले जाता है, लेकिन वहाँ लाश मौजूद नहीं होती। इतने में वहाँ का इंचार्ज आ जाता है और उन्हें बताता है कि केन की लाश उनके भाई कल ही ले गए थे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो एंट्री रजिस्टर देखता है तो उसे मालूम होता है कि बम्बोसी नाम का कोई शख्स कल मुर्दाघर आया था। जेसन लड़की से कहता है कि हमें बम्बोसी को ढूंढना है क्योंकि वो केन को जानता था और यही शख्स हमें जानकारी दे सकता है। इसके बाद सीन बदलता है और दोनों बम्बोसी के घर के बाहर खड़े होते हैं कि लड़की एक अखबार लाती है और जेसन से कहती है कि मुझे ये भाषा पढ़नी नहीं आती, तुम बताओ इसमें क्या लिखा है। जेसन बताता है कि इसमें लिखा है बम्बोसी का कत्ल हो चुका है। मरने से 3 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में बम्बोसी ने बताया था कि केन ने उसकी नाव पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने बचाव में उसे गोली मारी और समंदर में फेंक दिया। फिर जेसन कहता है, यानी बम्बोसी पर हमला करने वाला मैं ही था। दोनों वापस होटल जा रहे होते हैं कि जेसन टैक्सी को रुकने को कहता है और लड़की को लेकर उतर जाता है। लड़की को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जेसन कहता है, इन्हें हमारी लोकेशन का पता लग गया है, होटल जाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन लड़की कहती है, ये तुम्हारा वहम है। जेसन पास खड़ी पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ता है और अंदर से दोनों की ज्यूरिक की तस्वीर निकालकर लड़की को दिखाता है, जिस पर लड़की डर जाती है और जेसन को कहती है कि तुम उनके लिए काम करते हो, मुझसे दूर रहो। जेसन उसे समझाता है कि ये वक्त ठीक नहीं, जिन्होंने बम्बोसी को मारा वो हमारे भी पीछे हैं और हमें भी मार देंगे। अभी हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। दूसरी तरफ CIA का सीनियर ऑफिसर दूसरे से कहता है, तुमने कहा था जेसन 24 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा एजेंट इस वक्त सड़कों पर खुला घूम रहा है। बताओ ऐसे में मैं ट्रेड स्टोन का बजट कैसे पास करवाऊंगा? दूसरा ऑफिसर कहता है, आपको बजट की पड़ी है? अगर हमने जेसन को खत्म ना किया तो हमें बॉडी के सामने जवाब देना होगा और हम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिस पर सीनियर ऑफिसर कहता है, जितना जल्दी हो सके इस मसले को हल करो।
जिसके बाद वो पूरी एजेंसी को उस लड़की की जानकारी निकालने पर लगा देता है। दूसरी तरफ लड़की अपने भाई के घर पहुंचती है और वहां रात रुकने के लिए कहती है, जिस पर उसका भाई इजाजत दे देता है। वो नहीं जानता कि CIA उनके पीछे पड़ी है। एजेंसी को जेसन और लड़की की लोकेशन का पता चल जाता है और वे हत्यारे को उनकी लोकेशन दे देते हैं ताकि जेसन को खत्म किया जा सके। अगली सुबह बच्ची अपने कुत्ते को ढूंढती हुई आती है। वो अपने बाप से कहती है, मैंने हर जगह देखा पर वो कहीं नहीं है। जेसन पूछता है, क्या ऐसा अक्सर होता है? जिस पर लड़की का भाई कहता है, वो कुत्ता कभी अपना नाश्ता छोड़कर नहीं जाता। जेसन खतरे को भांप लेता है और तुरंत उन्हें बेसमेंट में जाने को कहता है। लड़की के भाई को कुछ समझ नहीं आता। जेसन कहता है, अभी मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, और वे सब बेसमेंट में चले जाते हैं। लड़की बताती है कि फोन भी काम नहीं कर रहा। जेसन जल्दी से गोलियां और बंदूक निकालता है। लड़की पूछती है, बाहर कौन है? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जेसन कहता है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जेसन अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग स्किल्स की वजह से उन सबसे बेहतर होता है। वो बाहर पड़े पेट्रोल के ड्रम को गोली से उड़ा देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और हत्यारे का ध्यान जेसन से हट जाता है। जेसन तेजी से भागता हुआ हत्यारे की तरफ बढ़ता है। हत्यारा जेसन पर गोलियां चलाता है, लेकिन जेसन उनसे बच निकलता है। हत्यारा समझ जाता है ये कोई आम शिकार नहीं। वो अपनी लोकेशन बदलता है, लेकिन जेसन गोली चलाकर परिंदों के शोर से उसका ध्यान भटकाकर उस तक पहुंच जाता है और गोली चलाता है जो हत्यारे के बाजू पर लगती है। जेसन उससे पूछता है, तुम्हारे साथ और कौन है? जिस पर हत्यारा जवाब देता है, मैं तुम्हारी तरह अकेले ही काम करता हूँ। बताओ तुम कहाँ के कातिल हो, स्पेन, रूस या अमेरिका? जेसन पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? हत्यारा उसे बताता है, हम दोनों ट्रेडस्टोन में थे। जेसन पूछता है, ट्रेडस्टोन ये क्या है? हत्यारा जेसन से पूछता है, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द होता है? जेसन कहता है, हाँ अक्सर ऐसा होता है। हत्यारा जेसन से कहता है, देखो वो हमें क्या बना देते हैं, और फिर हत्यारा दम तोड़ देता है। लड़की का भाई अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल रहा होता है कि जेसन उस लड़की को सारी रकम देकर अपने भाई के साथ जाने को कहता है। लड़की इनकार करती है, लेकिन जेसन उसे कहता है कि वे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी ऐसी जगह चली जाओ जहाँ तुम्हें कोई ना जानता हो। वहाँ कोई दोस्त मत बनाना और ना ही ज्यादा बाहर निकलना। लड़की पूछती है, और तुम क्या करोगे? जेसन कहता है, मैं ये सब खत्म करूंगा। जिसके बाद लड़की अपने भाई के साथ चली जाती है। जेसन हत्यारे के बैग से फोन निकालता है और रीडायल करता है, जो सीधा एजेंसी में मिलता है। एजेंट पूछता है, अपना कोड बताओ, लेकिन जेसन खामोश रहता है। वे समझ जाते हैं ये जेसन बॉर्न ही है। जेसन कहता है, जिसे तुमने भेजा था वो मर चुका है, इसलिए तुम जो कोई भी हो बोलना शुरू करो। एजेंट कहता है, तुम क्या कर रहे हो जेसन? तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, खुद को हमारे हवाले कर दो या फिर हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। जिस पर जेसन कहता है, और मुझे मार डालोगे। एजेंट कहता है, तुम उस लड़की से बात क्यों नहीं करते? उससे पूछो वो क्या चाहती है। जेसन कहता है, वो लड़की मर चुकी है। और जेसन उसे कहता है, आज शाम 5 बजे पेरिस में पुल के बीच में अकेले आना, मैं दोबारा इस नंबर पर कॉल करूंगा। CIA का अधिकारी वहां जाने की तैयारी करते हुए सभी एजेंट्स और कातिलों को तैयार रहने को कहता है। उसे लगता है ऐसा करके वो जेसन पर नजर रखते हुए उसे पकड़ लेगा, लेकिन हकीकत में जेसन उन पर नजर रख रहा होता है। जेसन हर बार उनसे 10 कदम आगे रहता है। जेसन देखता है कि CIA ऑफिसर अपने साथ पूरी टीम लाया है उसे पकड़ने, तो वो तुरंत उसे कॉल करके कहता है, तुम्हें अकेले आने को कहा था, लेकिन तुम नहीं माने, अब मुझे ढूंढते रहो। असल में ये जेसन की एक चाल थी। वो चुपके से उनकी गाड़ी के पीछे ट्रैकर लगा देता है ताकि उनके ठिकाने का पता लगा सके। CIA का ऑफिसर अपनी टीम को सारे सबूत मिटाकर वहां से चले जाने को कहता है, जबकि जेसन उनका पीछा कर रहा होता है। CIA ऑफिसर एक गली में पहुंचता है जहां से ऑपरेशन ट्रेडस्टोन चलाया जा रहा होता है। वो वहां से सारे सबूत खत्म करने को कहता है। इतने में अचानक बाहर खड़ी गाड़ियों के अलार्म बजने लगते हैं। ऑफिसर समझ जाता है कि ये जेसन बॉर्न ही है। वो अपनी एजेंट से कहता है, तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? लड़की बताती है कि फोन भी काम नहीं कर रहा और अभी अभी किसी ने सिक्योरिटी तोड़ी है, कोई खिड़की से अंदर आ रहा है। इतने में बॉर्न अंदर दाखिल होता है और ऑफिसर पर पिस्तौल तान लेता है। ऑफिसर पूछता है, जेसन ये तुम क्या कर रहे हो? जेसन कहता है, क्या तुम ट्रेडस्टोन हो? वो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जेसन पूछता है, मैं कौन हूँ? ऑफिसर बताता है कि तुम अमेरिकी सरकार की प्रॉपर्टी हो। सरकार ने तुम पर 60 बिलियन रुपए बर्बाद कर दिए। आज कुछ भी हो जाए मैं सच जानकर रहूंगा। मुझे बताओ मार्से में क्या हुआ था? जेसन कहता है, तुमने मुझे बम्बूसी को मारने भेजा था। ऑफिसर कहता है, हम जब चाहें किसी को कहीं भी मार सकते हैं। ये काम मैं इस लड़की से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ये काम इसलिए दिया क्योंकि कत्ल ऐसा होना चाहिए था कि दुनिया को लगे उसके अपने साथियों ने उसे मारा है और तुम ये काम बेहतर कर सकते थे। तुमने ही हमें बम्बूसी के ठिकाने के बारे में बताया था, उसे किस वक्त और कैसे मारा जाएगा तुमने तय किया था। तुम वहाँ थे जेसन, बम्बूसी की नाव पर। तुम कामयाबी से थोड़ी ही दूर थे, फिर क्या हुआ मुझे बताओ। जेसन को अपना अतीत याद आने लगता है। उसे याद आता है वो बम्बूसी की नाव पर उसे मारने ही वाला होता है कि बम्बूसी की फैमिली को देखकर रुक जाता है। जेसन का ज़मीर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इतने में बम्बूसी की सिक्योरिटी जेसन पर हमला कर देती है और जेसन को गोली लग जाती है, जिसके बाद जेसन समंदर में छलांग लगा देता है। अब जेसन को सब याद आ चुका है। वो ऑफिसर से कहता है कि तुम CIA से कहोगे कि जेसन बॉर्न मर चुका है, अब मैं सिर्फ अपनी तरफ हूँ और अगर कोई मेरे पीछे आया तो याद रख
रखना, मुझे तुम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इतने में ऑफिसर के वायरलेस के जरिए एजेंट जान जाते हैं कि जेसन अंदर है और एक आदमी कमरे में दाखिल होता है, जिस पर जेसन उसे मार देता है। वहां मौजूद सिक्योरिटी वालों को खत्म करने के बाद जेसन वहां से निकल जाता है। जबकि एजेंसी का अधिकारी वहां से बाहर निकलता है तो CIA उसका गेम भी फिक्स कर चुकी होती है और एक हत्यारा उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। सीन बदलता है और CIA का मुखिया कमेटी को बताता है कि ऑपरेशन ट्रेडस्टोन एक असफल प्रोजेक्ट था जिसमें $1 बिलियन बर्बाद हुए और ये हमारे कोई काम नहीं आया, इसलिए इसे बंद किया जा रहा है और इसके बदले नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा। और कमेटी उसकी मंजूरी दे देती है। फिर हम देखते हैं उस लड़की को जिसे जेसन ने अपने भाई के साथ जाने को कहा था, वो अपना रेस्टोरेंट शुरू कर चुकी है और जेसन उसे ढूंढकर उस तक पहुंच जाता है और दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।